हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एम के स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम जो हमारे बाकी के कंसेप्ट्स रह गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट आज के वीडियो में हमारा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट नाम से क्लियर है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी और टाइम पीरियड अजम्पशन। इसे हम पीरियोडिसिटी और टाइम पीरियड अजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अब हमने माना कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम करके चल रहे हैं कि बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है। इनडेफिनेट मतलब जिसका कोई टाइम की लिमिट नहीं है, वो 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड है। तो एज पर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंड इनडेफिनेट लाइफ ऑफ आइडेंटिटी इज एज्यूम। हमने इनडेफिनेट लाइफ आइडेंटिटी की एज्यूम की। सो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज आर्टिफिशली, अगर उसकी लाइफ इनडेफिनेट है सो हम उसका रिज़ल्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है। उसके लिए तो हमें फिर 10-20 साल तक का वेट करना पड़ेगा, जब हमारा बिज़नेस क्लोज़ होगा, जब कोई ऐसा टाइम आएगा। ठीक है, तो इतना लॉन्ग टाइम कौन वेट करेगा? हम अपने बिज़नेस का रिज़ल्ट कैसे जानेंगे, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे? हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ, जो बिज़नेस की इकोनॉमिक लाइफ होती है, उसे हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स में हम उसे बांट देते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। एज पर अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट, जो अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी बिजनेस। इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हर बिजनेस को ज़रूरी है फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्लोज होगा। इट्स अकाउंटिंग है। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग है, हर फाइनेंशियल ईयर के एट द एंड में हर बिजनेस को अपनी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? जो बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि साल में बिज़नेस क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या उसे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो डिस्क्लोज करती है। और जो बैलेंस शीट होती है, जो हम एट द एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर करते हैं, वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि बिज़नेस में कितनी एसेट्स एक्वायर की हैं और कितनी उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी है। दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। इसे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट से नाम से भी जानते हैं। ये कंसेप्ट क्या अज्यूम करके चलता है? दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड, कि जो रेवेन्यू क्या होती थी, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में रेवेन्यू और इनकम का डिफरेंस पढ़ा था। रेवेन्यू क्या थी? रेवेन्यू एक ब्रॉड रेवेन्यू क्या थी? रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल सेल्स, जो हमने टोटल सेल्स की है, जिसमें से अभी तक कोई खर्चे हमने माइनस नहीं की, प्योर हमारी टोटल सेल्स जो हम कैश कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने 10 लाख की सेल की है, तो 10 लाख का 10 लाख हमारा क्या है? रेवेन्यू है। तो ये कंसेप्ट क्या ज्यूम करता है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाएगी? व्हेन ट्रांजैक्शन फॉर सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जब हमने कोई सेल की है, सेल की ट्रांजैक्शन की है या कोई सर्विस प्रोवाइड की है, जब भी वो इफेक्ट होगी, जब भी हमने सेल की, जिस भी दिन सेल की, चाहे वो सेल कैश सेल है, चाहे वो क्रेडिट सेल है, चाहे हमें उस पर कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, तो हम उसी डेट को, जिस दिन हमने सेल कर दी, गुड्स डिलीवर होगी वन पर्सन टू अनदर, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, उसी दिन को हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? सेल। दिस इम्प्लाई दैट रेवेन्यू रियलाइजेशन डज नॉट नेसेसरी। ये क्या कहता है कंसेप्ट? कि रियलाइजेशन, रेवेन्यू रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी कि रेवेन्यू मस्ट रियलाइज इन कैश, कि रेवेन्यू जो हमें अर्न कर रहे हैं, जो हमारी सेल्स हो रही है, वो कैश में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है।
हम जानते हैं कि जो बिज़नेस की बुक्स होती है वो मोस्टली अक्रूल बेसिस होती है, मर्केंटाइल बेसिस होती है, जिसमें वो बिज़नेस पूरा का पूरा कैश के बेस पर नहीं चलता। हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर भी करते हैं। सो रेवेन्यू आर जर्नली रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू हम उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमने विच गुड्स आर डिलीवर टू कस्टमर, जब हमने गुड्स कस्टमर को डिलीवर कर दी, सर्विस रेंडर कर दी, तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। क्वेश्चन देख लो। ऑन 25 अप्रैल 2026 25 अप्रैल को एक्ट क्या कर रहा है, एक्स ने मोबाइल फ़ोन सेल किया किसे, वाई को ऑन क्रेडिट 20,000 का वाई को क्रेडिट पे फ़ोन सेल किया। अब वाई क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट कब करेगा, 10 मई को। 25 अप्रैल को उसने सेल की और वाई पेमेंट का प्रॉमिस कब कर रहा है, 10 को। इसका मतलब हमें वाई से कैश कब रिसीव होगा, 10 मई को। लेकिन उसने सेल कब की, एक्स ने 25 को। गुड्स ट्रांसफ़र कब हुई, 25 अप्रैल को। वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसी दिन ट्रांसफ़र होगी, लेकिन कैश ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब हम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन सेल्स आर रिकॉर्डेड, हम अब सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे, 25 अप्रैल को या 10 मई को। ऑब्वियसली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कब करेंगे, जब हमारी सेल हुई है, जब हमारी गुड्स ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, टू कस्टमर। अब एक्स ने वाई को सेल की मोबाइल फ़ोन 25 को, ट्रांसफ़र कर दिया वाई को फ़ोन, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी, डिलीवरी होगी गुड्स की। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सेल 25 अप्रैल को, ना कि जब हमें कैश रिसीव होगा, ठीक है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमें कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं, लेकिन सेल हुई है हमारी, सेल गुड्स डिलीवर हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब इस कंसेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। वो केसेस कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट कहता है इफ़ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज बेसिस के अगर हम गुड्स सोल्ड करें, हम कोई भी चीज़ को हायर परचेज बेसिस के पर बेच रहे हैं, इन विच रेवेन्यू आर नॉट रिकॉग्नाइज ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन हमने सेल की उस दिन हमें कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ओनरशिप ऑफ गुड्स उस केस में कब ट्रांसफ़र होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होती है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि मान लो एक इंस्टॉलमेंट बेसिस ही होता है, हम जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आई जाती है, जितना कैश आ जाता है उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी रेवेन्यू या सेल अपनी बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमारी इस केस में ओनरशिप फाइनल ट्रांसफ़र नहीं होती। इस केस में हमारी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब वो पूरी की पूरी पेमेंट कर देता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो हायर परचेज सिस्टम में हमारा ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कौन सी एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी ये अप्लाई नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेस में जहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और कैश जितना हमने काम किया उतना कैश हमें मिलता है, ना कि तब हमें कैश मिलता है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। मान लो हमने किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें से पूरा का पूरा उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन किया, 5 लाख का। हम 5 लाख के 5 लाख पहले दिन तो नहीं उसे दे देंगे, 5 लाख के 5 लाख कॉन्ट्रैक्टर को पहले दिन तो नहीं रिसीव हो जाएंगे। सो हम कब उसकी पेमेंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना उसने काम किया है उसका। मान लो उसने पहले दिन 2 लाख का काम किया, उसका भी हम 75 कुछ % हिस्सा उसको पेमेंट करते हैं। सो इस केसेस पर
हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीप्ट। जितना काम उसने किया, जितना काम अप्रूव हो चुका है उसका, और उस काम अप्रूवल के बेसिस पर कुछ परसेंटेज उसे कैश रिसीव हुआ है, ना कि तब जब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब हम बैंक्स में एफडीज कराते हैं, उस केस में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमें कब मिलता है? उस केस में हमें इंटरेस्ट मिलता है जब हमारी एफडी मैच्योर होती है 5 साल बाद, जितने साल की हमने कराई है। टोटल इंटरेस्ट मिलता है हमें 5 साल का इकट्ठा मैच्योरिंग पीरियड पर। अब इस केस में हम टोटल इंटरेस्ट जो पे होता है हमें मैच्योरिटी पर, उसे हम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, उसे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं मानेंगे, उसे हम अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बिकॉज इन विच फिक्स डिपॉजिट इज मेड बट ओनली द प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। मान लो हमें 2 साल बाद, 5 साल बाद जितना भी इंटरेस्ट मिला मैच्योरिटी पे 24,000 मिला। अब हमने 2024 को एफडी कराई, 26 को हमें मैच्योरिटी पर ये मिला। ठीक है। तो अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 24 या 25 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में हम इसे क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, या 26 के अकाउंटिंग पीरियड में जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे 26 के अकाउंटिंग पीरियड में हम 24,000 उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? नो, हम इसे प्रोपोर्शन बेसिस पर करेंगे, क्योंकि ये सारा इंटरेस्ट हमें 24-25 3 साल का मिला है एट द मैच्योरिटी 3 साल बाद। तो ये हमारा उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, हम इसे प्रोपोर्शन बेस कर देंगे। जैसे मान लो 3 साल है, 3 साल से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 8-8 हज़ार हमारा हर साल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा था, मतलब कि हर साल हमें 8,000 इंटरेस्ट मिल रहा था, जो हमें इकट्ठा आफ्टर मैच्योरिटी कलेक्टिवली हमें 24,000 मिला है। तो हम किस बेस पर रिकॉर्ड करते हैं? बट ओनली द प्रोपोर्शन इंटरेस्ट जितना हमें अक्रू हुआ। इन द केस ऑफ गोल्ड माइनिंग, अब जब गोल्ड माइनिंग करते हैं, गोल्ड की माइनिंग करते हैं, उस केस में हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, जिस टाइम पर उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, जिस टाइम पर उसकी माइनिंग हो रही होती है, ना कि उस टाइम कि जब वो माइनिंग होगी, वो मार्केट में जाएगा, वो प्रॉपर मेटल्स वगैरह जो मिक्स करके एक प्रॉपर गोल्ड की फॉर्म बनाएंगे, उसे मार्केट में बेचेंगे ना, नॉट व्हेन इट्स सोल्ड। कब? व्हेन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये केसेस थे एक्सेप्शन जिसमें हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उस टाइम नहीं होती जब हमने सेल की है या कुछ साइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है वो मैच होने चाहिए फॉर दी रिलेटेड अकाउंटिंग पीरियड से। मान लो मैंने कुछ सेल की है, 10 लाख, तो आएगा नहीं, 10 लाख, 1 लाख ही मान लो, 10 लाख कमाने के लिए 50,000 मेरी कॉस्ट लगी। प्रोडक्शन फैक्ट्री हमने, हमारा बिज़नेस क्या है? फैक्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिज़नेस है। ठीक है। उसमें क्या बन रहा है? कपड़ा बन रहा है, कपड़े की प्रोडक्शन हो रही है, क्लोथ्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब हमने मार्केट में सेल क्या करना है? क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? क्लोथ्स। ठीक है। अब जो भी हमारे कपड़े की सेल होगी वो हमारी क्या रिकॉर्ड होगी? एज अ रेवेन्यू, वो हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेवेन्यू। बट सीधा किसी चीज़ को कमाने के लिए कुछ पैसा लगाना भी पड़ता है। ठीक है। सो रिलेटेड जिस चीज़ को अर्न करने के लिए आपने कोई खर्चा किया है, रिलेटेड एक्सपेंस टू रिलेटेड इनकम, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि 1 लाख कमाने के लिए मैंने 50,000 रुपये की कॉस्ट लगी है मेरी। मैंने माल मंगवाया, रॉ मटेरियल मंगवाया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी। ठीक है। वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ी। ठीक है। बाकी सेल्समैन को मुझे कमीशंस देनी पड़ी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे लगे मेरे।
कि 1 लाख कमाने के लिए मेरा 50,000 की मेरी कॉस्ट लगी है। सो इसके रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, 1 लाख अगर एक्सपेंसेस है, इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, 50,000। अगर मैंने 1 लाख सेल्स रिकॉर्ड करनी हो, दूसरी साइड मैंने 50,000 कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है कि 1 लाख कमाने के लिए मेरे 50,000 कॉस्ट लगी। सो मैचिंग कंसेप्ट इज्यूम दैट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड हमने वो रेवेन्यू जनरेट की है, जिस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे जो खर्चे हुए हैं उसी साल हमने वो रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, जैसे 1 लाख मैंने 2026 की सेल मेरी 1 लाख हुई है और 1 लाख कमाने के लिए 50,000 लगे हैं, तो उसी साल मैंने 50,000 अपने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करने हैं। अंडर कैश सिस्टम के अंडर क्या होता है, ओनली एक्चुअल कैश रिसीप्ट्स और एक्चुअल पेमेंट ही हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड की। कैश सिस्टम हमारा कैश के सिस्टम के बेसिस पे हो रहा है कि जब हमें कैश एक्चुअल में रिसीव होगा या एक्चुअल में हम कैश पे करेंगे तभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। बट इन द अक्रूल बेसिस, जब बिजनेस हमारा मर्केंटाइल बेस पर चल रहा है, अक्रूल बेसिस पर चल रहा है, तब हम किसके बेस पर करेंगे, जब हमारी सेल होगी या हम सर्विस रेंडर करेंगे, चाहे हमें कैश रियलाइज़ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे और इसी के रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे वो हमने एक्चुअल में पे किए हैं चाहे नहीं किए, लेकिन वो ड्यू हुए हैं, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, शॉप परचेज, एक दुकानदार ने गुड्स परचेज किए 70,000 की एंड सेल दैम फॉर 1 लाख। ठीक है, एक दुकानदार ने 70,000 की, रिटेलर था मान लो, उसने होलसेल से 70,000 का गुड्स परचेज़ किए अपनी दुकान पर बेचने के लिए। ठीक है, अब उसे आगे उसने कितने का बेचा, 1 लाख का सेल की। 70,000 की चीज़ 1 लाख में सेल की, तो 1 लाख उसकी रेवेन्यू होगी, पर ये 1 लाख कमाने के लिए उसको कॉस्ट कितनी लगी, इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस इस 1 लाख को कमाने के लिए, ये नहीं कि कोई भी एक्सपेंसेस, उसी रेवेन्यू को जो रेवेन्यू हमने जनरेट की है उसे जनरेट करने के रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब कि 1 लाख कमाने के लिए पहले दुकानदार गया होगा, होलसेल मार्केट गया होगा, मार्केट पे दुकानों पर फिरा, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, सामान को लेकर जाना है, कैरिज फ्रेट वगैरह ये चीज़ें होगी, कैरी करने के लिए खर्चा लगा, तो इसी 1 लाख को कमाने के लिए उसे जो कॉस्ट लगी वो उसके क्या है, इसके रिलेटेड एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस मैच होने चाहिए विद रेवेन्यू। नेक्स्ट है अक्रूल कंसेप्ट। अक्रूल कंसेप्ट क्या होता है, वही जिसमें बिजनेस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं वो मर्केंटाइल बेसिस पर होती है, अक्रूल बेसिस पर होती है। मतलब कि जब वो एक्सपेंस, जब वो इनकम ड्यू हुई है, नॉट कि जब वो हमने वो रियलाइज़ की है एक्चुअल में कैश में। ठीक है, इन दिस कंसेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल अक्रूल बेसिस, कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं मर्केंटाइल या अक्रूल बेसिस से। मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंस जो रिकॉर्ड होंगे व्हेन दे आर अर्न, इनकम जब हमने अर्न की है, एक्सपेंस जब हमने इनकर्ड किए, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, तब नहीं जब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है, पे हुआ है। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस कंसेप्ट का, कि हमने जो इनकम अर्न की है, एक्सपेंस जो होते हैं वो डेफिनेटली उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज की डेट में मैंने एक खर्चे किए हैं या मैंने आज सेल की है, उसकी पेमेंट मुझे 10 नेक्स्ट मंथ को होनी है, तो मैं उस वेट के लिए, उसके वेट में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, तब तक वेट करती रहूँगी जब तक मुझे पैसा रिसीव नहीं होगा। तो ये मैचिंग कंसेप्ट तो नहीं हुआ, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड भी मैं अपने 2 कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रही हूँ। फिर हमने सारे कंसेप्ट्स को लेकर चलना है कि हमारे एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए, जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने सेल की है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए उसी से रिलेटेड होने चाहिए, ना कि जब हमने कैश एक्चुअल में रिसीव किया या पे किया है। ओके, इस कंसेप्ट में हमारी एग्जांपल्स आ जाती है मोस्टली, जैसे हमारे एक्सपेंस आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि सैलरी की एग्जांपल ले लो। 1 तारीख को सभी की सैलरी ड्यू होती है, लेकिन एक्चुअल में आपको कैश कब रिसीव होता है,
10 को या 15 को, लेकिन हमारी सैलरी ड्यू कब हो रही है? 1 को। बिजनेस के लिए खर्चा कब है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है? 1 को। बिजनेस ने खर्चा इनकट कर लिया, ड्यू डेट क्या है? 1 है। वो अपनी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन में 1 लिखेगा क्या 10 लिखेगा जब एक्चुअल में इन हैंड सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे करेगा? नो, वो कब करेगा? पहली तारीख ही रिकॉर्ड करेगा जब सैलरी ड्यू हुई है, ना कि जब सैलरी एक्चुअल में कैश में पे होगी। ये जो मैंने सारे कंसेप्ट किए ये इंटर रिलेटेड है, जैसे मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, ये सभी कंसेप्ट क्या कह रहे हैं? जब ट्रांजैक्शन हुई है, अक्कर हुई है, जब सेल हुई है, जब गुड्स डिलीवर हुई है, ठीक है, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, तब हमने अपने जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करनी, वो सेल रिकॉर्ड करनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ना कि तब जब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है या पे किया हमने। बिकॉज जो बिज़नेस होता है वो अकेला कैश के बेस पर नहीं चलता, बिज़नेस कैश और क्रेडिट दोनों को साथ लेकर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। दिस इज़ योर लास्ट कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ फाइनेंशियल मैनर। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल मैनर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। कि हमारे जो पर्सनल बायर्स है, पर्सनल जो हमारी कोई चीज़ को लेकर, किसी मैनेजमेंट को लेकर, हमारे कुछ अकाउंटेंट को लेकर हमारे कुछ इश्यूज़ है पर्सनल, उससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट ईच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दी वेरीफाई बेसिस और रिलायबल। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, एविडेंस जैसे मतलब कि बिल्स, इनवॉइसेस, रिसीव्स, एग्रीमेंट के बेस पर, ना कि हमारी पर्सनल और गैसेस के ओपिनियन के बेस पर। सो दिस इज़ आवर कंसेप्ट्स और अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 तरह के होते हैं, जिसमें हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस का मतलब क्या होता था? जिसमें हमने जाना कि हम अपनी अकाउंटिंग टर्म्स को कैसे ट्रीट करना है, हर एसेट्स, लायबिलिटी, हर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मतलब कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट है, ये कंसेप्ट्स कवर करता है कि इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, हर आइटम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हर आइटम को ऐसे ट्रीट करना है, ये कंसेप्ट्स कहते हैं। अब हम इसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, दैट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इट में बी डिफाइन एज अ कस्टम। कस्टम मतलब है कि हर, जैसे हमारे घर के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, रूल्स होते हैं सिंपली, वैसे ही अकाउंट्स के कुछ कस्टम्स होते हैं जो जर्नली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस कह लो, जो जर्नल एग्रीमेंट आपस में कुछ हो जाता है या कॉमन आपस में अकाउंटेंट के कंसेप्ट सहमति से जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो कन्वेंशंस होते हैं, जिसमें हमने 4 कन्वेंशंस हैं इसकी जो हमें अकाउंट्स देता है। फर्स्ट कन्वेंशन इज़ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है देयर शुड बी कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मटीरियल टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज करता है, बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, उसमें जितनी भी आइटम्स है, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यूज़र्स हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। यूज़र्स कौन से होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? जैसे इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने कंपनीज़ में पैसा लगाया है, गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है, ये यूज़र्स होते हैं। पब्लिक होगी जिन्होंने शेयर्स खरीदे बिज़नेस के, सो ये यूज़र्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी, ठीक है। तो इन्हें मटेरियल इन्फॉर्मेशन मीन्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इट स्टेज दैट काउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स या मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए हर साल बाद। ये नहीं कि मैं पहले साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेसिस पे बना रही थी, नेक्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेस पर कैलकुलेट कर ली। इससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी? इनकम्पेरेबल होगी, हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट और लॉस भी हमारे
अच्छे से एक्यूरेट नहीं आएंगे, ना ही हमारी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट कंपेरेबल होगी। सो जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं हम कंसिस्टेंटली यूज़ करें। ये नहीं एक साल एक मेथड यूज़ कर लिया, जैसे हमने स्टॉक को पहले साल ओवर वैल्यूड कर लिया, दूसरे साल अंडर वैल्यूड कर दिया। नेक्स्ट आएगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रूडेंस। कंजर्वेशन, जो बंदे कंजर्वेटिव होते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं रहते, ये उसके बेस पर है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, ये कौन सी पॉलिसी सेव करता है? प्लेइंग सेफ। ये सेफ रहना पसंद करता है ऑल पॉसिबल लॉसेस। जैसे बिजनेस क्या करता है, हम हर चीज़ में बिजनेस किसके अराउंड घूम रहा है? प्रॉफिट के अराउंड घूम रहा है। हर चीज़ में वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहा है। हर बिजनेस, हर सेल, हर प्लान में वो प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ऑल लॉसेस, जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उसकी प्रोविज़न बनानी है, नॉट फॉर दी एंटिसिपेटेड गेन। कोई भी फ्यूचर गेन के अकॉर्डिंग नहीं, ये लॉसेस के लिए रेडी रहते हैं। ये लॉसेस को एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर में हमें ये लॉस हो सकता है, ये लॉस हो सकता है, उसके अगेंस्ट ये तैयार रहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं बाय क्रिएशन ऑफ सीक्रेट और हिडन रिजर्व बनाकर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सेल करता है, बिजनेस क्या है, हमने भी पढ़ा क्रूल बेसिस पर चलता है। बिजनेस से कितनी सेल्स क्रेडिट पर की होंगी, तो क्या है, कल को पैसा मरने का डर नहीं होता। हम बिजनेस सेल, जब हम कोई चीज़ सेल क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमारे क्या अक्कर होते हैं? डेटर्स, ठीक है, जिनसे हमने पैसा लेना है कल को। अब मान लो हमने एक टर्म पढ़ी थी अकाउंटिंग टर्म में, बैड डेट्स। ये भी हम मान के चलते हैं बिजनेस कि हमारे कोई पैसे मर भी सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है सारे इतने ऑनेस्ट पे करेंगे। चलो उस बंदे का इंसॉल्वेंट हो गया, उसका बिज़नेस ठप हो गया, जैसे हमने सेल की, वो पैसे देने के लायक नहीं, या उसकी नीयत ख़राब होगी। सो बिज़नेस के लिए भी रेडी रहता है, उसके लिए वो क्या क्रिएट करता है? अपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। एक प्रोविज़न क्रिएट करके रखता है डाउटफुल डेट्स कि कल को मेरे अगर पैसे मर गए, डाउट है मुझे डेट्स पे, तो उसके लिए भी प्रोविज़न बना सकता है। इतनी इन्वेस्टमेंट्स की है, कल को उसके मार्केट रेट कम हो गए, फ्लक्चुएशन के लिए भी उसने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं। सो कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है कि प्रिपेयर फॉर द ऑल पॉसिबल लॉसेस, हर पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहना है, नॉट फॉर द प्रॉफिट। नेक्स्ट आ गया कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी इट स्टेट दैट ओनली दोज आइटम, मटीरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वही डिस्क्लोज करो। इट स्टेट दैट ओनली दोज आइटम आर इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र। वही ट्रांजैक्शन, वही आइटम्स जो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के डिसीजन मेकर के यूज़र्स के लिए कुछ उसने डिसीज़न लेने हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, उसने पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, उसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जो उसके डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकती है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, डिस्क्लोज़ किया जाए, ना कि कोई छोटी छोटी हर चीज़ को जो इममटीरियल है, जो यूज़फुल इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट, उस आइटम इररिलेवेंट चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इम्पॉर्टेंट एंड मटीरियलिटी चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाए। सो दिस इज़ अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, जिसमें हमने कंसेप्ट्स किए, कन्वेंशंस किए हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ से अकाउंट्स जो होता है ना, वो स्टेप वाइज समझ लगता है। अगर हम सीधा प्रैक्टिकल्स पर आ जाएंगे तो हमें अकाउंट्स की समझ नहीं लगेगी। अगर हमें अकाउंट्स के कुछ रूल्स कंसेप्ट्स ही नहीं पता होंगे, हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी, फिर कंसेप्ट्स करे कि कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, कैसे हर आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, कौन सी कन्वेंशंस होती है बिजनेस की, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज करके अपने डाउट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करें। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक सभी को क्लियर है कि अब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करेंगे। अब हम हमारा ये सब हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम अकाउंट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप
कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे पोस्टिंग होती है, कैसे क्या हर रूल्स क्या होते हैं हर चीज़ के, कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।